नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं, मशीन लर्निंग मॉडल्स का मूल्यांकन और उनकी ट्यूनिंग। मतलब ये कैसे पता करें कि हमने जो मॉडल बनाया है वो वाकई कितना अच्छा है, और अगर अच्छा नहीं है तो उसे बेहतर कैसे बनाया जाए। हमारे पास एक गाइड से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए कई बार मॉडल की एक्यूरेसी बहुत हाई दिखती है ना, लेकिन असल दुनिया में जब उसे इस्तेमाल करते हैं तो वो उतना भरोसेमंद नहीं होता। अच्छा, मतलब सिर्फ एक्यूरेसी देख लेना काफ़ी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मूल्यांकन हमें एक्यूरेसी से आगे देखने में मदद करता है। हमें समझना होता है कि अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग मैट्रिक्स पर मॉडल का बर्ताव कैसा है, और ये ओवरफिटिंग से बचने में भी मदद करता है। ओवरफिटिंग, हाँ ये शब्द सुना है। मतलब जब मॉडल डेटा को रट लेता है। हाँ बिल्कुल, रट लेना या फिर अंडर फिटिंग, मतलब वो जरूरी पैटर्न पकड़ ही नहीं पा रहा। दोनों ही ठीक नहीं है। ठीक है, तो अगर एक्यूरेसी काफ़ी नहीं है तो फिर कौन से मुख्य मैट्रिक्स हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए? गाइड में कुछ बताए गए हैं? हाँ, कई हैं। एक्यूरेसी तो है ही, मतलब कुल मिला के कितने सही अनुमान लगे। सिंपल है, पर जैसा कहा हमेशा काफी नहीं। फिर आते हैं प्रिसिजन और रिकॉल। ये थोड़े ज्यादा बारीक है। प्रिसिशन और रिकॉल, हाँ, इनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। थोड़ा समझाएंगी? जरूर। प्रिसिजन ये देखता है कि जब मॉडल ने कहा कि ये पॉजिटिव है तो वो कितनी बार सच में पॉजिटिव था, मतलब पॉजिटिव भविष्यवाणियों की सटीकता। ओके। और रिकॉल? रिकॉल ये देखता है कि जितने भी असल में पॉजिटिव केस थे उनमें से कितनों को मॉडल सही सही पहचान पाया। तो एक तरह से प्रिसिजन गलत पॉजिटिव से बचाता है और रिकॉल गलत नेगेटिव से। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं मोटे तौर पे। ये दोनों अक्सर एक ट्रेड ऑफ होते हैं, एक को बढ़ाओ तो दूसरा घट सकता है। तो फिर कैसे चुने? यहीं पर वो F1 स्कोर आता है क्या? बिल्कुल सही। F1 स्कोर प्रिसिजन और रिकॉल के बीच एक तरह का संतुलन बनाता है। एक सिंगल नंबर देता है जिससे अंदाजा लगाना आसान हो जाता है। अच्छा, और आरओसी एयूसी ये क्या चीज है? ROC AUC कर्व ये दिखाता है कि मॉडल अलग-अलग थ्रेशोल्ड पर कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मतलब कितना अच्छा वो पॉजिटिव और नेगेटिव क्लास को अलग कर पा रहा है। और वो कंफ्यूजन मैट्रिक्स, वो भी सुना है? हाँ, कंफ्यूजन मैट्रिक्स वो तो एक सिंपल टेबल है। वो साफ साफ दिखा देती है कि कितने ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव हैं। अच्छा, विजुअली समझने के लिए काफी अच्छा है। हाँ बिल्कुल, एकदम क्लियर हो जाता है कहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हुई मूल्यांकन की बात। अब आते हैं ट्यूनिंग पर, मॉडल को बेहतर बनाना। हाँ, मॉडल ट्यूनिंग, इसका मतलब है हाइपर पैरामीटर्स को एडजस्ट करना। हाइपर पैरामीटर्स, ये वो सेटिंग्स हैं जो हम ट्रेनिंग से पहले सेट करते हैं, है ना? जैसे लर्निंग रेट, बिल्कुल लर्निंग रेट हो गया, या जैसे KNN में पड़ोसियों की संख्या, या डिसीजन ट्री की गहराई, ये सब हाइपर पैरामीटर्स हैं। इसे समझने का एक सरल तरीका शायद वो गिटार वाला उदाहरण है ना, जैसे गिटार को ट्यून करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। आप सेटिंग्स को थोड़ा थोड़ा बदलते हैं, एडजस्ट करते हैं, जब तक कि वो सही परफॉर्म ना करने लगे, बेस्ट साउंड न दे। तो इसके लिए टेक्निक्स क्या हैं? गाइड में ग्रिड सर्च और रैंडम सर्च का जिक्र है। हाँ, ग्रिड सर्च में क्या होता है कि हम हाइपर पैरामीटर्स के सारे संभव कॉम्बिनेशंस ट्राई करते हैं। बहुत ग्रुंधलिक है, पर इसमें टाइम बहुत लगता है। और रैंडम सर्च? रैंडम सर्च थोड़ा स्मार्ट है। वो सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई नहीं करता, बल्कि रैंडमली कुछ कॉम्बिनेशंस चुनता है। ये अक्सर तेज होता है और लगभग उतने ही अच्छे नतीजे दे सकता है। अच्छा, और एक और शब्द है क्रॉस वैलिडेशन, ये क्यों जरूरी है? क्रॉस वैलिडेशन तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इससे हमें पता चलता है कि हमारा मॉडल सिर्फ एक खास ट्रेनिंग डेटा सेट पर ही अच्छा काम नहीं कर रहा, बल्कि नए अनदेखे डेटा पर भी अच्छा काम करेगा। इसमें हम डेटा को कई हिस्सों में बांटते हैं और बारी बारी से मॉडल को ट्रेन और टेस्ट करते हैं। इससे परफॉर्मेंस का एक ज्यादा भरोसेमंद अनुमान मिलता है। समझ गया। तो ये सब करने का असल दुनिया में क्या फायदा है? गाइड में स्वास्थ्य सेवा, वित्त, मार्केटिंग के उदाहरण थे। हाँ बिल्कुल, सोचिए हेल्थ केयर में अगर मॉडल किसी बीमारी को डिटेक्ट करने में चूक गया, फॉल्स नेगेटिव, तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। वहाँ रिकॉल शायद ज्यादा जरूरी है। हाँ बिल्कुल। फाइनेंस में फ्रॉड पकड़ना है, हाई रिकॉल चाहिए, लेकिन ऐसा भी न हो कि बहुत सारे सही ट्रांजैक्शंस ब्लॉक हो जाएं। हाई प्रिसिजन भी चाहिए, तो वहाँ एक संतुलन चाहिए। और मार्केटिंग में? मार्केटिंग में जैसे कस्टमर चर्न प्रिडिक्शन, कौन सा ग्राहक कंपनी छोड़ने वाला है, यहाँ भी सही मैट्रिक चुनना जरूरी है ताकि आप सही ग्राहकों को टारगेट कर सकें। तो फायदे तो हैं, पर क्या इसमें कुछ मुश्किलें या कमियां भी हैं? फायदे तो हैं ही,
मॉडल नए डेटा पे बेहतर काम करता है, ओवरफिटिंग कम होती है। लेकिन हाँ, नुकसान भी हैं। एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन लग सकता है, खासकर ट्यूनिंग में। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं पहले भी कह रही थी, गलत मैट्रिक चुन लेना। अगर आपने अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से सही मैट्रिक नहीं चुना, तो आप भले ही मॉडल को कितना भी ट्यून कर लें, नतीजा भ्रामक हो सकता है। ये बहुत अहम बात है। मतलब कॉन्टेक्स्ट सबसे जरूरी है। बिल्कुल, कॉन्टेक्स्ट टीकिंग है यहाँ पर। तो निष्कर्ष यही है कि मशीन लर्निंग मॉडल बनाना सिर्फ शुरुआत है। असली काम उसे सही से परखना और ज़रूरत के हिसाब से ढालना है, ताकि वो भरोसेमंद हो और असल दुनिया में काम आ सके। आते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाती हूँ। जब हम कहते हैं कि हमें बेस्ट मॉडल चाहिए, तो इस बेस्ट को परिभाषित कौन करता है? क्या सिर्फ मैट्रिक्स या फिर बिजनेस की ज़रूरतें और लक्ष्य? किस स्थिति में आप चाहेंगे कि आपका मॉडल ज़्यादा प्रिसिजन दे, भले ही कुछ केस छूट जाएं, और कब आप चाहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा केस पकड़े, भले ही कुछ गलत पॉजिटिव आ जाएं? ये सवाल हमेशा पूछना ज़रूरी है।